अपनी बॉडी तक को कट करना पड़ा एक हॉस्टेज को हाईजैकर से अपनी जान बचाने के लिए। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि कोई कंट्री अपने हॉस्टेजेस को बचाने के लिए इस लेवल का ऑपरेशन प्लान कर सकती है। एक ऐसी कंट्री जो इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर है और जहां का प्रेसिडेंट भी हाईजैकर्स को सपोर्ट दे रहा था, उसी कंट्री में घुसकर कैसे इजरायली कमांडोज ने तहस नहस मचा दिया। कौन थी वो सबसे ज्यादा अनलकी हॉस्टेज जिसे अनफॉर्चुनेटली इजरायली कमांडोज भी नहीं बचा पाए। इजरायली आर्मी से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी जिससे सारे हॉस्टेजेस की जान जा सकती थी। वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक ऑपरेशन हुए हैं, पर आखिर इस ऑपरेशन में ऐसा क्या खास था कि इस पे 4 मूवीज और 6 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। आइए डिस्कस करें ऑपरेशन थंडरबोल्ट। तारीख थी 27 जून 1976। फ्लाइट एयर फ्रांस 139 इजराइल के तेल अवीव से पेरिस जाने के लिए टेक ऑफ करती है। इस प्लेन का स्टॉप ओवर एथेंस में था। एथेंस ग्रीस का कैपिटल है, तो एथेंस में ये फ्लाइट रुकी जहां दूसरे पैसेंजर्स के साथ 4 और लोग ऑन बोर्ड होते हैं। इनके नाम जैल अल अर्जा, फैज अब्दुल रहीम अल जबेर, विल्फ्रेड बोस एंड ब्रिगेडी कोलमैन थे। यही चारों टेररिस्ट आगे चलकर प्लेन हाईजैक करते हैं। इनमें से 2 हाईजैकर्स जैल और फैज PFLP यानी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन ग्रुप से थे, जो कि पैलेस्टीन की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और बाकी के 2 यानी विल्फ्रेड और कुलमैन रिवॉल्यूशनरी सेल से थे, जो कि वेस्ट जर्मनी का उस वक्त का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अकेले रिवॉल्यूशनरी सेल्स ने अपने एक्टिव ईयर्स में करीब 186 टेररिस्ट अटैक्स किए थे। अब क्वेश्चन ये है कि जर्मनी का एक टेररिस्ट ग्रुप पैलेस्टीनियंस को हाईजैक में सपोर्ट क्यों कर रहा था। तो रिवॉल्यूशनरी सेल्स का कहना था कि वो भी PFLP की तरह ही कॉलोनियलिज्म के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। जिन्हें नहीं पता, कॉलोनियलिज्म का मतलब एक पावरफुल कंट्री का किसी दूसरी कंट्री में आके उस कंट्री को अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से और अपने कल्चर के हिसाब से चलाना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस ऑपरेशन के बाद दुनिया भर में रिवॉल्यूशनरी सेल्स का नाम बहुत पॉपुलर हो गया था, तो इसे भी एक रीजन माना जा सकता है उनका पैलेस्टीनियंस को साथ देने का। तो अब ये फ्लाइट एथेंस से पेरिस के लिए टेक ऑफ करती है। इस वक्त इसमें 258 लोग थे, इंक्लूडिंग 12 क्रू मेंबर्स। कहा जाता है कि इसमें ज्यादातर इजरायली और नॉन इजरायली ज्यूज थे। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद इसको हाईजैक कर दिया जाता है और हाईजैकर्स इसे लिबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट पर लेके जाते हैं। एथेंस से लिबिया का डिस्टेंस कुछ 1400 किलोमीटर्स है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पर एक हॉस्टेज जिनका नाम पेट्रिशिया मार्टेल था और वो एक ब्रिटिश इजरायली नर्स थी। उन्होंने अपनी बॉडी पे कट लगा के फेक मिसकैरेज का ड्रामा किया। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से हाईजैकर्स ने उन्हें छोड़ दिया। बाद में पेट्रिशिया के थ्रू ही ये बात सामने आई कि हाईजैकर्स में से 3 मेल और 1 फीमेल है। तो लिबिया में रीफ्यूलिंग के बाद ये लोग फ्लाइट को युगांडा लेकर गए और वहां के एंटेब एयरपोर्ट पर लैंड कराया। अब ये लोग अगर चाहते तो प्लेन को लिबिया में भी रोक कर रख सकते थे, पर लिबिया से युगांडा ले जाने के 2 इंपॉर्टेंट रीजंस थे। पहला रीजन था डिस्टेंस। इजराइल से युगांडा का डिस्टेंस कुछ 4000 किलोमीटर है। तो इजरायली आर्मी के लिए या किसी भी आर्मी के लिए इतनी दूर जाकर किसी दूसरी कंट्री पर अटैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हालांकि ये उनकी एक गलती थी जो कि बाद में उनको भी समझ आई होगी। और दूसरा और सबसे बड़ा रीजन था इदी अमीन, द बुचर ऑफ युगांडा। I have only come here for 5 minutes. I have come as a president of the Republic of Uganda. इदी अमीन उस वक्त युगांडा का प्रेसिडेंट था। हॉस्टेजेस को हाईजैकर से बचाने के बजाय उसने उल्टा टेररिस्ट को ही सपोर्ट किया। बाद में ये बात सामने आई कि इदी अमीन को इस हाईजैक के बारे में पहले से ही हाईजैकर्स ने बता दिया था और वो उनका सपोर्ट कर रहा था। उसने हाईजैकर्स को अपनी आर्मी का प्रोटेक्शन और सपोर्ट भी दिया और पूरे वर्ल्ड को ऐसा शो किया जैसे कि ये उसके लिए भी एक सरप्राइज था और ये मैटर खुद उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। बाद में इजरायली गवर्नमेंट को उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चला। कैसे, ये अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। आगे के इंसिडेंट्स को समझने के लिए इदी अमीन के बारे में जान लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अमीन के बारे में ये पॉपुलर बात थी कि ये ह्यूमन फ्लैश यानी इंसानी मांस खाता था, वो भी अपने दुश्मनों को मार के, बट देयर इज नो प्रूफ ऑफ इट। अफ्रीकन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल, इनसेंसिटिव और साइको डिक्टेटर था। मास किलिंग्स, टॉर्चर, परसिक्यूशन, इन सब चीजों में उसे मानो मजा आता था। वो हिटलर की बहुत तारीफ करता था। उसका ऐसा मानना था कि हिटलर ने जितने यहूदियों यानी ज्यूज को मरवाया वो भी कम था, उसे और ज्यूज मारने चाहिए थे।
जबकि अगर इतिहास देखें तो हिटलर ने करीब 6 मिलियन यानी 60 लाख ज्यूस को मरवाया था। जब उसकी इसी स्टेटमेंट के बारे में उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया तो आप खुद देखिए उसका रिएक्शन। But is it true that you said Hitler didn't kill enough Jews during the war? Amin was initially commander of the army and air force of Uganda, पर जब 1971 में उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर ओबोटे सिंगापुर में कॉमनवेल्थ समिट के लिए गए थे, तब इसने आर्मी का यूज करके तख्ता पलट करवा दिया और खुद को प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इसकी प्रेसिडेंसी के दौरान करीब 3 लाख लोगों को युगांडा में मार दिया गया था। एक टाइम पर अमीन और इजराइल के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट इजराइल अपने मिलिट्री एडवाइजर्स तक भेजता था युगांडन आर्मी को ट्रेन करने के लिए। बट हुआ ये कि अपने रूल के इनिशियल ईयर्स में अमीन का प्लान तंजानिया पे अटैक करने का था, जिसके लिए वो इजराइल से एडवांस वेपन्स मांगने गया था। बट इसके पागलपन और सनकी दिमाग को देखते हुए इजराइल ने इसे वेपन देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद से उसके मन में इजराइल के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। फिर उसने लिबिया के मुअम्मर गद्दाफी से कांटेक्ट किया, जो उसे एडवांस वेपन्स देने के लिए तैयार भी हो गया, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि वो इजराइल से अपने कोई रिश्ते नहीं रखेगा। तो इन्हीं सब कारणों के चलते इदी अमीन इजराइल के बिल्कुल खिलाफ हो गया था। I changed from Israeli alliance because Israeli are criminals and that they are not trusted people. So coming back to the topic, तो जब 28 जून यानी हाईजैक के ठीक अगले दिन एयर फ्रांस की फ्लाइट 258 होस्टेजेस के साथ युगांडा के एंटेब एयरपोर्ट पर लैंड करती है, तो वहां पर पहले से ही 3-4 और टेररिस्ट्स उन्हें ज्वाइन करते हैं। इदी अमीन के कमांडोज उन्हें होस्टेजेस को गार्ड करने में हेल्प कर रहे थे। सभी होस्टेजेस को प्लेन से उतारकर एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल पर, जो कि रनवे से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर था, वहां ले जाया गया। होस्टेजेस को ओल्ड टर्मिनल पर ले जाकर रखना हाईजैकर्स की एक बहुत बड़ी गलती थी, ये आगे चलकर पता चलेगा। थोड़ी देर बाद इदी अमीन वहां आकर होस्टेजेस से मिलता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम सब की रिलीज का इंतजाम करवा रहा हूं, मुझे पता है तुम सब निर्दोष हो, पर असली दोषी तुम्हारी गवर्नमेंट है। 29 जून यानी हाईजैक के 2 दिन बाद हाईजैकर्स ने युगांडन रेडियो के थ्रू पहली बार इजरायली गवर्नमेंट को अपने डिमांड्स बताए। तो पहली डिमांड थी उनके 53 यानी 53 प्रो पैलेस्टीनियन साथी, जो कि उनके मुताबिक फ्रीडम फाइटर्स थे और अलग अलग देश की जेलों में बंद थे, उनके रिलीज की। और दूसरी डिमांड थी $5 मिलियन कैश की। इन 53 लोगों की लिस्ट में सबसे ज्यादा 40 लोग इजराइल में बंद थे और बाकी के 13 4 अलग अलग कंट्रीज यानी वेस्ट जर्मनी, केन्या, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में बंद थे। और डेडलाइन दी गई थी 1 जुलाई की दोपहर तक। कहा गया था कि 1 जुलाई तक अगर ये सारी डिमांड्स फुलफिल नहीं करी गई तो वो होस्टेजेस को मार देंगे। अब होस्टेजेस को इन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, इजरायलीज और नॉन इजरायलीज। हालांकि ये सेपरेशन इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था। फर्स्ट ग्रुप में इजरायलीज के साथ साथ कुछ नॉन इजरायली ज्यूज भी थे। कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से ये नंबर 100 था, जिसमें कुछ 83 इजरायलीज थे। जब ये लोग सेपरेट किए जा रहे थे तब सेकंड ग्रुप यानी नॉन इजरायली ग्रुप में कुछ क्रू मेंबर्स भी थे। तो सेकंड ग्रुप के ही एक मेंबर माइकल कोहोत, जो कि एक फ्रेंच ज्यू थे, उन्होंने क्रू मेंबर्स से ये अपील करी कि आप फर्स्ट ग्रुप के लोगों के साथ रहें, हो सकता है उन्हें आपकी जरूरत हो। पर उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि हमारी फैमिली और बच्चे हैं, हमें जिंदा रहना है। इस सेपरेशन के बाद से ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इनका मेन टारगेट इजराइल ही है। उस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे यित्ज़हाक रेबिन। हाईजैक की खबर मिलते ही उन्होंने IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मोर्देचाई गुर के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने गुर से पूछा कि क्या हमारे पास कोई भी ऐसा प्लान है जिससे हम होस्टेजेस को छुड़ा पाएं। जिसका जवाब देते हुए गुर ने उनसे कहा कि इतने कम समय में किसी भी प्लान का इतनी दूर जाकर सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। तब PM रेबिन ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट ही करना एक ऑप्शन है। तब तक इजरायली गवर्नमेंट को यह पता नहीं था कि इदी अमीन फुल्ली सपोर्ट कर रहा है टेररिस्ट को। इसीलिए इजरायली गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली इदी अमीन को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी। सबसे पहले तो बरूच बुर्का बार लेव IDF के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, जो कि इदी अमीन को बहुत सालों से जानते थे और उनका एक अच्छा पर्सनल बॉन्ड था उसके साथ। तो उन्होंने कैबिनेट के बोलने पर इदी अमीन को कई बार फोन कॉल लगाया, बट कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद US की गवर्नमेंट से बात करके इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादत से कहा गया अमीन से बात करने को, पर उसका भी कोई आउटकम नहीं आया।
अमीन इजराइल और हाईजैकर्स के बीच एक मीडियम होने का सिर्फ नाटक कर रहा था। इजरायली गवर्नमेंट अभी आगे के एक्शंस के बारे में सोच ही रही थी, तभी 30 जून की दोपहर को एक अच्छी खबर आती है। हाईजैकर्स ने बंधक बनाए हुए लोगों में से 47 यानी कि 47 लोगों को, जो कि सेकंड ग्रुप यानी नॉन इजरायली ग्रुप में से थे, रिलीज कर दिया। इन्हीं लोगों के थ्रू इजराइल को कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चली, जैसे कि एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल के बारे में जहां पर हॉस्टेजेस को रखा गया था, टेररिस्ट्स और उनके वेपन्स के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट इदी अमीन की इन्वॉल्वमेंट के बारे में। डेडलाइन खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे थे और इजरायली गवर्नमेंट की टेंशन बढ़ती जा रही थी। इस वक्त तक पीएम रेबिन कन्विंस हो चुके थे कि उन्हें हाईजैकर से नेगोशिएट ही करना है, बट डिफेंस मिनिस्टर शाइमन पेरेस इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि इस स्टेप से टेररिज्म और भी ज्यादा बढ़ेगा और इस तरीके की घटनाएं और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है फ्यूचर में। लेकिन पूरी कैबिनेट का सपोर्ट पीएम को था और इसलिए 1 जुलाई को यह अनाउंस कर दिया गया कि इजरायली गवर्नमेंट हाईजैकर्स से नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। बट उनका ये कहना था कि जो 53 लोगों की लिस्ट तुम लोगों ने दी है, उनमें से 40 लोग जो इजराइल की जेलों में बंद हैं, उन्हें तो हम छोड़ देंगे, बाकी के 13 कैदियों को छोड़ने के लिए हमें उन 4 कंट्रीज से बात करनी होगी जहां पर वो बाकी के 13 लोग बंद हैं। इसके लिए इजराइल ने थोड़ा वक्त मांगा और खुशी खुशी या ओवर कॉन्फिडेंस में टेररिस्ट ने वक्त दे दिया। इसके बाद थोड़ी देर में खबर आती है कि हाईजैकर्स ने 100 और नॉन इजरायलीज को रिलीज कर दिया है और साथ ही डेडलाइन को 1 जुलाई से एक्सटेंड करके 4 जुलाई कर दिया गया है। ये ओवर कॉन्फिडेंस इन्हें बहुत भारी पड़ा आगे चल के, वो आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। एक्चुअल में ये फैसला उनके लिए अपनी ही कब्र खोदने जैसा साबित हुआ, क्योंकि इससे इजराइल को अपना रेस्क्यू मिशन प्लान करने के लिए 3 और दिन मिल गए और अब स्थिति पहले वाली नहीं थी। अब इजराइल के पास पहले से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन, कहीं ज्यादा इंटेलिजेंस और बहुत सारी डिटेल्स थी जिससे वो अपना रेस्क्यू मिशन इजीली प्लान कर सकता था। इसी बीच इदी अमीन भी युगांडा के बाहर एक मीटिंग करने के लिए मॉरिशस जा चुका था। ये भी एक अच्छी खबर थी इजराइल के लिए। इस ऑपरेशन के प्लानिंग की जिम्मेदारी इजराइल की सीक्रेट सर्विस एजेंसी मोसाद को दी गई, जो दुनिया भर में अपने इंटेलिजेंस के लिए फेमस है। इजराइल के पास एक और सिग्निफिकेंट एडवांटेज ये था कि एयरपोर्ट के जिस टर्मिनल पर हॉस्टेजेस को रखा गया था, उसे इजराइल की ही एक कंपनी ने बनाया था। इस वजह से इजराइल के पास उस टर्मिनल के ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स मौजूद थे। इसके अलावा एक इजरायली पायलट ने सेस्ना प्रोपेलर एयरक्राफ्ट से सीक्रेटली एंटेब एयरपोर्ट के चक्कर लगाए और वहां की फोटोग्राफ्स खींचकर इजरायली गवर्नमेंट को भेज दी। ये इमेजेस मिशन प्लानिंग में काफी मददगार साबित हुए। कई मिलिट्री ऑप्शंस को डिटेल में इवेल्युएट करने के बाद ब्रिगेडियर जनरल डैन शॉर्मोन ने फाइनल रेस्क्यू प्लान मोदिरचाय गुर, प्राइम मिनिस्टर रेबिन और डिफेंस मिनिस्टर शाइमन पेरेस के सामने पेश किया। तो ये प्लान कुछ ऐसा था। इजराइल की मिलिट्री के करीब 4 C-130 हर्क्यूलिस प्लेन्स इजराइल से युगांडा के एंटेब एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इन 4 में से 2 प्लेन्स में इजराइल की स्पेशल फोर्स यूनिट सैयरत मटकाल के करीब 200 सोल्जर्स रहेंगे। तीसरा प्लेन रीइंफोर्समेंट जैसे कि आर्म्स और मेडिकल किट्स कैरी करेगा और चौथा प्लेन हॉस्टेजेस के लिए खाली रहेगा और वहां उतर के युगांडन सोल्जर्स और टेररिस्ट्स को मार के अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाकर वापस इजराइल लौट जाएंगे। अब ये प्लान सुनने में जितना इजी और सिंपल लग रहा है, असलियत में उतना ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स था। इजराइल से युगांडा जाने के रास्ते में कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया भी पड़ने वाले थे और सभी से इजराइल के रिश्ते अच्छे नहीं थे, सो इन्हें उनके रेडार से भी बचना था। तो अगर इनमें से किसी भी कंट्री को इस बात की जरा से भी भनक लग जाती तो इस ऑपरेशन की खबर सीधे सीधे युगांडा पहुंचा दी जाती और इनके पहुंचने से पहले ही ये ऑपरेशन फेल हो चुका होता। तो इन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये रेड सी के रास्ते होके जाएंगे और सबके रेडार से बचने के लिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये 100 मीटर्स की हाइट पर फ्लाई करेंगे। इतनी लो हाइट पर फ्लाई करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। अब मुश्किल ये थी कि एयरपोर्ट के रनवे से ओल्ड टर्मिनल की डिस्टेंस जहां पर हॉस्टेजेस को रखा गया था वो अराउंड 2 किलोमीटर थी। तो वहां कैसे पहुंचा जाए बिना किसी रिटेलिएशन के। तो उसके लिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये लोग प्लेन्स में अपने साथ एक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर लेकर जाएंगे और एयरपोर्ट पर इस तरीके से लैंड करेंगे कि युगांडन सोल्जर्स को ये लगे कि उनके प्रेसिडेंट इदी अमीन ही वापस आए हैं और वही लैंड कर रहे हैं। ब्लैक मर्सिडीज का यूज इसलिए किया गया था क्योंकि इदी अमीन के पास वही गाड़ी थी जिससे वो अक्सर लैंड करा करता था। उस मर्सिडीज पे युगांडा का फ्लैग भी लगाया गया था। दूसरा बड़ा सवाल ये था कि जिस प्लेन से ये लोग जाने वाले थे यानी कि C-130 हर्क्यूलिस, उसकी फ्यूल कैपेसिटी सिर्फ इतनी ही थी कि वो एंटेब एयरपोर्ट तक पहुंच जाएं
उन्हें रिटर्न करते वक्त रास्ते में रिफ्यूलिंग करना ही पड़ता, वरना वो लोग वापस नहीं आ पाते। पर युगांडा के आसपास की मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज इजराइल की दुश्मन थी, और कुछ अगर नहीं भी थी तो वो भी चाहकर इजरायली प्लेन्स को अपनी जमीन पर उतरने नहीं दे सकती थी, क्योंकि इदी अमीन के सन की मिजाज से सब डरते थे और उससे कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता था। ऐसे में केन्या सामने आया और वहां के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ब्रूस मैकेंजी सीक्रेटली इजराइल की हेल्प करने के लिए राजी हो गए। अब इतना बड़ा ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने से पहले इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी थी, तो एक मॉक एक्सरसाइज किया गया एंटेब एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल जैसे ही एक मॉडल पे, और उसके बाद ये प्लान फिजिबल साबित हुआ। डिसाइड हुआ कि इस ऑपरेशन को लीड करेंगे 30 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू। ये इजराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे। आगे चलकर इन्हीं के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम बदलकर ऑपरेशन योनाथन रख दिया गया। क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। 3 जुलाई की दोपहर करीब 1:30 बजे चारों एयरक्राफ्ट्स इजराइल से टेक ऑफ करते हैं और करीब रात के 11 बजे फर्स्ट एयरक्राफ्ट युगांडा के एंटेब एयरपोर्ट पर लैंड करता है। उस वक्त रनवे की लाइट्स ऑन थी, तो इन्हें लैंड करने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। अब तक युगांडन सोल्जर्स का ध्यान इस एयरक्राफ्ट पर नहीं गया था। इस पहले एयरक्राफ्ट के लैंड करने के ठीक 6 मिनट बाद 3 और एयरक्राफ्ट लैंड करने थे। उसके लिए फर्स्ट एयरक्राफ्ट से उतरे हुए सोल्जर्स ने बहुत पावरफुल टॉर्चेस जो वो अपने साथ लेकर आए थे उसे रनवे पर लगा दिया, ताकि इन केस अगर कोई एयरपोर्ट की लाइट स्विच ऑफ कर दे तो भी इन्हें लैंड करने में कोई तकलीफ ना हो। तो ये तीनों एयरक्राफ्ट लैंड कर जाती हैं। इसके बाद प्लान के मुताबिक एक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर प्लेन में से निकलती हैं, ठीक जैसे इदी अमीन हमेशा लैंड करता था। इन मर्सिडीज और लैंड रोवर्स में एहुद बरैक और योनाथन नेतन्याहू अपने कमांडोज के साथ बैठे हुए थे, और ये लोग ओल्ड टर्मिनल की तरफ बढ़ने लगते हैं। कहा जाता है कि इस कार में इन्होंने इदी अमीन जैसा दिखने वाला ही एक हट्टा कट्टा आदमी बिठाया था, ताकि युगांडन सोल्जर्स कंफ्यूज हो जाएं और उन्हें पक्का यकीन हो जाए कि ये इदी अमीन ही है। इनके प्लान में स्ट्रिक्टली ये मेंशन था कि दिस शुड नॉट लूज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फॉर द टेररिस्ट्स और द युगांडन सोल्जर्स। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है इजरायली सोल्जर्स से। हुआ ये कि कुछ दिन पहले इदी अमीन ने व्हाइट मर्सिडीज ले ली थी। पहले वो ब्लैक मर्सिडीज में चलता था, अब उसने व्हाइट मर्सिडीज ले ली थी। तो 2 युगांडन सोल्जर्स को शक हुआ, उन्होंने इन्हें रोकने के लिए आवाज लगाई, तो योनाथन नेतन्याहू के कहने पर कमांडोज ने एक साइलेंस पिस्टल से उस पर गोली चला दी। जैसे ही वो लोग शूट करते हैं, ये देखकर मर्सिडीज के पीछे लैंड रोवर में बैठा एक सोल्जर अपनी अनसाइलेंस पिस्टल से शूट कर देता है। हालांकि इनका प्लान था कि इन्हें ओल्ड टर्मिनल तक पहुंचने से पहले कोई भी रिटेलिएशन फेस नहीं करना था, लेकिन इस शूटिंग की वजह से दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग शुरू हो जाती है और इन्हें टर्मिनल से कुछ 50 यार्ड्स पहले ही उतरना पड़ता है। सो इट वाज एट दिस मोमेंट व्हेन दे लॉस्ट द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। अब ये लोग तेजी से कार से उतरकर ओल्ड टर्मिनल के मेन हॉल की तरफ भागते हैं और बहुत अग्रेसिवली युगांडन सोल्जर्स को मारते हुए हॉल में पहुंच जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये फायरिंग वगैरह की आवाज सुनकर टेररिस्ट को भी ये पता चल गया कि उन पर अटैक होने वाला है। यहाँ पर अगर वो चाहते तो सारे हॉस्टेजेस को मार सकते थे, बट फॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टा उन्होंने हॉस्टेजेस को सेफ जोन में जाने के लिए कहा। हॉल में घुसते ही ये लोग अपने मेगाफोन्स यूज करके हॉस्टेजेस को ये बताते हैं इंग्लिश और हिब्रू लैंग्वेज में कि ये लोग इजरायली सोल्जर्स हैं और उन्हें बचाने आए हैं। हिब्रू लैंग्वेज इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके साथ ही वो उन्हें लेटे रहने के लिए बोलते हैं, ताकि क्रॉस फायरिंग में किसी हॉस्टेज की जान न चली जाए। हिब्रू यानी अपनी भाषा सुनकर यहूदियों की जान में जान आती है कि उनके सोल्जर्स उन्हें बचाने आ गए। इजरायली सोल्जर्स की वार्निंग के बावजूद एक लड़का जिसका नाम जीन जैक्स मायामोनी था, वो घबराकर खड़ा हो जाता है, जिससे सोल्जर्स उसे टेररिस्ट समझकर शूट कर देते हैं और वो वहीं मारा जाता है। अगले 10 मिनट में ही सारे टेररिस्ट मारे गए, बट अनफॉर्चुनेटली क्रॉस फायरिंग में 2 और हॉस्टेजेस की जान चली जाती है। अब सोल्जर्स बहुत तेजी से सारे हॉस्टेजेस को चौथे एयरक्राफ्ट, जो कि एक एम्प्टी एयरक्राफ्ट वो अपने साथ लेकर आए थे, उसमें ऑनबोर्ड करना शुरू करते हैं। बाकी सोल्जर्स की तरह इस मिशन के लीडर योनाथन नेतन्याहू ने भी अपनी परवाह किए बिना सारे हॉस्टेजेस को प्लेन में चढ़ाया। इसी बीच उन्हें कंट्रोल टावर से कुछ युगांडन सोल्जर्स ने स्नाइपर से गोली मार दी, जिससे उनकी थोड़ी देर में मौत हो जाती है। ये इस मिशन का एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था। केवल 51 मिनट के अंदर पूरे एयरपोर्ट को अपने कंट्रोल में लेने के बाद और सारे हॉस्टेजेस को फ्लाइट में ऑनबोर्ड करने के बाद ये लोग निकलने के लिए रवाना हो ही रहे थे, तभी इनकी नजर वहां पर रखे 11 मिग फाइटर जेट्स पे पड़ती है। इनमें से कुछ मिग 17 और कुछ मिग 21 फाइटर जेट्स थे। 1 सेकंड की भी देरी किए बिना इनकी एक यूनिट ने
11 के 11 मिग फाइटर जेट्स बॉम्ब्स और ग्रेनेड से उड़ा दिए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया? असल में जो हर्क्यूलिस प्लेन्स ये लोग लेकर गए थे वो कोई फाइटर जेट्स नहीं थे, बल्कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, जिनकी टॉप स्पीड भी अगर देखें तो वो थी अराउंड 600 किलोमीटर्स पर आवर। और वहीं मिग 17 की ऑलमोस्ट 1100, मिग 21 की 2000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा टॉप स्पीड होती है। तो युगांडन आर्मी इनका पीछा करना चाहती तो आराम से कर सकती थी। तो सिर्फ 51 मिनट्स के हुए इस ऑपरेशन में मोसाद की ब्रिलियंट प्लानिंग और इजरायली कमांडोज के परफेक्ट एग्जीक्यूशन के कारण ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और हॉस्टेजेस को बचा लिया गया। तो प्लान के मुताबिक लौटते समय ये लोग केन्या के नायरोबी में रिफ्यूलिंग के लिए रुके। वहां पर मेडिकल हेल्प के लिए सोल्जर्स और हॉस्टेजेस को लोकल हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। कहा जाता है कि इस मिशन से पहले ही इजराइल के पीएम रेबिन ने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखवा के रख दिया था। उनका कहना था कि अगर इस ऑपरेशन में 30 से ज्यादा कैजुअलिटीज होती हैं तो वो रिजाइन कर देंगे और इस ऑपरेशन को एक फेल्ड ऑपरेशन माना जाएगा। इस पूरे मिशन में करीब 3 हॉस्टेजेस और 1 इजरायली कमांडो यानी कि नेतन्याहू की डेथ हुई थी। इन्हीं के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम चेंज करके ऑपरेशन योनातन रखा गया था। आगे चल के इनके छोटे भाई बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने। उधर जब इदी अमीन को इस बात की खबर लगी कि इजरायली आर्मी उसकी कंट्री में घुसकर उसके सोल्जर्स को मारकर अपने हॉस्टेजेस को वापस ले गई है, तो वो बौखला गया। सन की तो पहले था ही, अब वो पगला गया। तब उसने गुस्से और एम्बैरेसमेंट में एक बहुत ही घटिया हरकत करी। डोरा ब्लोच, एक 74 इयर्स ओल्ड हॉस्टेज जिन्हें ऑपरेशन के एक दिन पहले ही मेडिकल इशू की वजह से हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया था, इदी अमीन के ऑर्डर्स पर हॉस्पिटल में ही उनका मर्डर कर दिया गया। और क्योंकि केन्या ने इस ऑपरेशन में इजराइल की हेल्प करी थी, तो ऑर्डर्स दिए गए कि पूरे युगांडा में जितने केनियंस हैं सबको मार दो। ऑलमोस्ट 245 केनियंस को युगांडा में मार दिया गया और हजारों की संख्या में लोग वहां से भागने लगे। अल्टीमेटली उन्हें युगांडा छोड़कर जाना ही पड़ा। ऑपरेशन के लगभग 2 साल बाद केनियन मिनिस्टर मैकेंजी का एयरक्राफ्ट बॉम्ब से उड़ा दिया गया और उनकी मौत हो गई। कहा जाता है ये इदी अमीन का ही काम था। पर इस ऑपरेशन के बाद इजराइल की मोसाद का पूरी दुनिया ने लोहा माना। दुनिया भर में इसकी बहुत तारीफ हुई और आज भी कोई भी कंट्री इजराइल की आर्मी और इंटेलिजेंस को हल्के में नहीं लेती है। इस आर्मी ने दूसरी कंट्रीज में जाकर कई दुश्मनों को खत्म किया है। इसकी मोसाद किसी को भी नहीं छोड़ती है। अगर छेड़ोगे तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। एरन जे क्लेन की एक किताब स्ट्राइकिंग बैक के मुताबिक पीएफएलपी का वादी हदाद, जो इस हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था, उसे भी मोसाद नहीं मारा था। हदाद को चॉकलेट्स बहुत पसंद थे, तो मोसाद ने बेल्जियन चॉकलेट्स में स्लो एक्टिंग और अनडिटेक्टेबल पॉइजन मिलाकर उसे भेजा था, जिससे कुछ महीनों बाद उसकी मौत हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।